अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। एक कहानी मैंने सुनी, उनसे मेरी डिटेल से बात भी हुई। एक ऐसी कहानी जो लफ्ज़ों में इस तरह परोई गई थी, जिसके लफ्ज़ में खौफ, वहशत, बर्बरियत। लेकिन बस इतना कहूँगा कि अभी नहीं, आज मैंने पहले कोशिश की थी आज वो कहानी आपको सुनाऊँ, लेकिन वो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। बहुत लंबी कहानी, उसके 2 पार्ट हैं। पहला हिस्सा जहाँ पे उनकी ज़िंदगी में वो जिन्नात, वो मखलूक़ात ने जो उनके साथ जो कुछ किया, और दूसरा हिस्सा, ओ माय गॉड, जो खौफनाक है। अभी भी बयान करते हुए मैं शॉक्ड हो रहा हूँ कि उस कहानी को कैसे सुनाऊँगा। बहुत मुश्किल कहानी है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसको आज नहीं, क्योंकि इसके 2 हिस्से बनाऊंगा। अगर आज पार्ट 1 सुनाऊंगा तो पार्ट 2 बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि जुमेरात को आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पार्ट 2 आप मंगल को सुनेगा। तो फिर मैंने कहा इसको बेहतर ये मंगल और बुध को इंशाल्लाह वो कहानी ज़िंदगी बखैर तो आपको कहानी सुनाऊँगा। आज जो एक सच्ची कहानी मुझे भेजी गई है, कराची के सिंध के इलाके से, एक बहुत छोटा सा देहात है। अब तो वो शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये पूरी फैमिली उसी एक छोटे से देहात में रहती थी। उन्होंने कहा इसका नाम रहने दें, मतलब नाम बताएं। जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है उनका नाम है हमीदा। ये उनका रियल नेम है। जो उनकी नानी है, उन्होंने कहा उनका नाम फर्जी रख लें। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि नाम रखते हुए उनसे पूछता हूँ कि ये नाम ठीक है, ये नाम ठीक है। वो लोग मुझे कहते हैं आप रख ले। तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो इतने ज़्यादा फ़र्दी नाम रख चुका हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल है, आप लोग मेरी मुश्किल को हल करें, फ़र्दी बता देते। लोग फिर बता भी देते होते हैं। उन्होंने कहा जी उनका फ़र्दी नाम रानी रख लें। मैंने कहा ठीक है, हम उनका नाम रानी रख देते हैं। हमीदा की ये कहानी, कराची इस वक्त रिहाइश पजीर है, बहुत पुरानी कहानी है। नानी इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। अब वो खुद भी हमीदा शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, लेकिन कहती है मैंने अपनी नानी को देखा था। और मैं जब भी अपनी नानी को देखती थी तो मैं अपनी माँ से पूछती थी, माँ नानी इस बुढ़ापे में भी इतनी खूबसूरत हैं, तो जवानी में कितनी खूबसूरत होती होंगी। तो माँ एक ठंडी सांस भरती और चुप हो जाती। मुझे हैरत होती कि माँ आगे से कोई तारीफ़ी लफ्ज़ कहे, कोई ऐसी बात कहे, हाँ बहुत खूबसूरत होती थी, जिस तरह माएँ कहती हैं, लेकिन उनके मुंह से एक ठंडी सांस, एक इस तरह की एक ठंडी सांस निकलती। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैंने अपनी वालदा ये सवाल पूछा था। तो आखिर एक दिन मैंने माँ से कह दिया, माँ क्या बात है, मैं जब भी नानी की बात करती हूँ आप एक ठंडी सांस लेती हैं और नानी के सामने मुझे मना कर देती हैं कि इस तरह का कोई भी सवाल, इस तरह की कोई बात ना करो, वो दुखी हो जाएंगी। तो क्या बात है माँ, क्या हुआ, ऐसा क्या है। तो मेरी माँ ने कहा ये बहुत एक लंबी कहानी है, बस वक्त था बीत गया, छोड़ो इसे। मैंने माँ से जिद की कि नहीं मुझे सुनाइए। और आखिर एक दिन माँ मूड में थी और मुझे कहती है क्या तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। मैंने कहा माँ मैंने पीछे नहीं छोड़ना, मुझे सुनाइए नानी की कहानी क्या थी। तो ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई और उसके बाद मैंने नानी से क्या बातें की वो मैं एंड में आपको बताती हूँ। ये थे उनके अल्फाज जो उन्होंने शुरू में कहे। रानी जिस घर में पैदा हुई वो कोई अमीर घर नहीं था। ऐसा घर था जो हाथ नहीं फैलाता था। 3 टाइम की रोटी, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मुयस्सर आ जाता था। घर में कुछ साजो सामान इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। गुर्बत इस तरह तो नहीं थी जहाँ पे 3 वक्त की रोटी पूरी हो जाए तो लोग उस वक्त कहते थे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। उसी रोटी को ही इतना कुछ कहते थे लोग। ऐसी उनके अंदर आजिज़ी थी, ऐसे वो खूबसूरत लोग थे, ऐसे नेक लोग थे। आज तो गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ होने के बावजूद लोग कहते हैं नहीं मेरे पास जहाज़ क्यों नहीं है। खैर, रानी जब पैदा हुई तो एक चांद सा टुकड़ा थी। घर वाले देखते ही रह गए कि एक गरीब कच्चे घर के अंदर एक ऐसी बेटी पैदा हुई है जो बिल्कुल ही चांद का टुकड़ा है, बहुत ही हसीनो जमील है। और जैसे जैसे रानी बड़ी होती गई उसके चेहरे पे नूर, एक चांद की तरह की जो खूबसूरती थी वो बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो बच्ची उस मोहल्ले की सबसे लाडली प्यारी बच्ची बन गई। जो भी देखता, आते जाते गुजरते उसको प्यार ज़रूर करता, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी।
वक्त बढ़ा, रानी भी बड़ी होती गई। मिलने में बहुत अच्छी थी, माँ बाप ने उसको तमीज़ भी सिखाई थी, अदब व एहतराम भी सिखाया था। वो तमाम चीज़ें जो उस वक्त वालिदैन अपनी बेटियों को सिखाते थे, रानी को भी सिखा दी गई। यूँ रानी जब जवान हुई, खाना पकाना, कपड़े सीना, वो तमाम उस वक्त के जो काम थे, जो फ़ख्र से माएँ बताती थी कि मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई भी कर लेती है, कढ़ाई भी कर लेती है, खाना पका लेती है, तमाम जो औरतें काम कर सकती है मेरी बेटी भी कर सकती है। सो यूं चांद सा मुखड़ा रानी बड़ी हो गई। रानी जो उनका फर्दी नाम तो रखा है लेकिन मिलता जुलता है। जब चांद का टुकड़ा रानी बड़ी हुई तो लाजमी सी बात है, रिश्ते भी दूर दराज से आने शुरू हो गए, अपने भी गांव से आने शुरू हो गए। वालिदैन एक ख्वाहिश रखते थे कि जिससे भी बेटी की शादी हो, ना वो अमीर हो ना वो गरीब हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमारी बेटी को कमा के दे सके, ख़ानदानी बंदा हो। खुद भी ख़ानदानी लोग थे, इसलिए ही तो 3 वक्त की रोटी पे भी फ़ख्र महसूस करते थे कि हाथ नहीं किसी के आगे फैलाना पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सब कुछ है। और यूं रिश्ते आते आते एक ऐसा रिश्ता आया जो रानी की मां को पसंद आ गया। लड़का शक्ल सूरत का बहुत खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन ऐसी शक्ल थी कि देख के आप कहते हाँ अच्छी शक्ल का मालिक है। दूर की एक आंटी थी, खाला थी, उन्होंने ये रिश्ता करवाया था और उन्होंने बताया था कि आप जाके इतने रिश्तों को आप ठुकरा चुके हैं और ये बहाना आपने बनाया है अभी बेटी जवान नहीं हुई, अभी ज़रा थोड़ा सा और टाइम चाहिए, बहुत सारी आपने बातें की। तो इस रिश्ते को मुझे पता है आप चाहते हैं ख़ानदानी लोग हों और बैकग्राउंड हो, तो आप जाके बेशक देख आइए, ये वो रिश्ता है जिस तरह आपको चाहिए। जिस इलाके से रिश्ता आया था, रानी की माँ ने अपने कज़न लोगों से कह के वहाँ पे तहकीक करवाई कि आया जिस लड़के से, जिस ख़ानदान से हम अपनी बेटी को ब्याने जा रहे हैं, क्या वाकई वो वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं, ख़ानदानी लोग, इज़्ज़त वाले लोग, खुददारी हो जिनके अंदर। तो उन्होंने कहा इनकी शराफत, दयानतदारी और इनके ख़ानदानी होने की हम भी गारंटी देते हैं, और आप कहते हैं तो हम मज़ीद तहकीक कर लेते हैं, लेकिन इस फैमिली की तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाकई बहुत अच्छी फैमिली है। और जब यकीन आ गया रानी की माँ को, तो यूँ रानी का रिश्ता वहाँ पे पक्का कर दिया गया। मंगनी हुई और मंगनी के बाद तय हुआ कि हम शादी कर देंगे, हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए बेटी के लिए, हम तैयारी कर सकें। लड़के ने अपने माँ बाप से कहा, जब उसने रानी को देखा तो उसने कहा हम भी कुछ ख़ास अमीर नहीं हैं, हमारे घर में भी कुछ ऐसा साजो सामान नहीं है कि हम कह सकें हम बहुत रईस हैं। अल्लाह का दिया इतना कुछ है कि मैं अपनी बीवी को इज़्ज़त की, हलाल की, हक लाल की 3 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ, और इसकी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा, ईमानदारी से, दयानतदारी से, हक हिलाल से मैं पूरी करूँ। मुझे कोई भी जहेज़ नहीं चाहिए, आप जितनी जल्दी हो सके शादी कर दें। रानी की माँ यकीनन तैयारी करना चाह रही थी, जहेज़ बनाना चाह रही थी, लेकिन उस लड़के के ज़िद्द करने पे तारीख जो काफ़ी आगे रखी गई थी उसको जल्दी तय कर लिया गया, ताकि सादगी से निकाह हो और सादगी के साथ ही रानी की रुखसती कर दी जाए। और ऐसा ही हुआ, सादगी से निकाह हुआ। थोड़ी सी रस्में जो होती हैं, जो सहेलियां, जो गली के महल्ले के लोग थे, जिस तरह वो थे, उन्होंने आके हिस्सा डाला, हर बंदे ने अपनी तरफ से, मोहब्बतों का दौर था जिसको मैं कहता होता हूँ, सब ने आके अपना अपना हिस्सा इस तरह डाला, कोई क्या लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, कोई बेटी उस बच्ची के लिए जो इस महल्ले की, उस छोटे से गाँव की, महल्ला तो नहीं गाँव की जान थी रानी, कोई इसको कपड़े दे रहा है, कोई इसको क्या दे रहा है, उसको क्या दे रहा है। ऐसा हुआ कि महल्ले गाँव वालों ने ही उस रानी के लिए इतना बंदोबस्त कर दिया कि अब वो शौहर के घर तो जा रही थी लेकिन खाली हाथ नहीं जा रही थी। बेशक रिश्ता जल्दी तय हुआ था, लेकिन वो सब कुछ लेके जा रही थी। यूं रानी ब्याह के अपने शौहर के दूसरे पिंड में, जो गांव था, इस गांव में नहीं दूसरा गांव था, वहां वो पहुंच गई। जिस घर में वो दाखिल हुई उससे पहले उस घर को उसने नहीं देखा था। रात के टाइम तो उसको कुछ भी इतना पता ना लगा। सुबह उसने उठ के उस घर को मुआयना किया तो ये एक छोटा सा घर था, 2 कमरों पे मुश्तमिल घर। उसका एक सहन था, बिल्कुल कोने पे एक दूसरी तरफ वॉशरूम बना हुआ था, नहाने के लिए अलग था और दूसरा अलग। दरमियान में बिल्कुल एक दरख्त था जिसकी छाँव रहती थी दिन के टाइम में। अमूमन अक्सर घरों में उस वक्त
दरख्त लगाया जाता था बिल्कुल सहन के दरमियान में, ताकि उसकी छाँव में दिन के टाइम पे हवा चल रही हो तो कमरे की बजाय उसके अंदर, उसके नीचे, दरख्त के नीचे चारपाई डाल के लेटा जाए। ये कच्चा सा घर था, इसकी दीवारें भी कच्ची थीं, अंदर साजो सामान भी उतना ही था जितना ज़रूरत के लिए होना चाहिए, कोई भी चीज़ इजाफी नहीं थी। लेकिन यह बात सच थी, उसका शौहर हक हिलाल की ईमानदारी की कमाता था। उन दोनों कमरों का भी उसने मुआयना किया तो एक कमरा थोड़ा सा बेहतर था जो उसके लिए सजाया गया था, दूसरा कमरा उससे भी ज़्यादा कच्चा और मतलब रिपेयर की उसको ज़रूरत थी। शौहर ने पहली रात बैठ के उसको कहा, मैंने जो कहा था वो सच कहा था, आगे भी ऐसा ही करूँगा रानी, तुम्हें मैं रानी बना के रखूँगा। मेरे लिए सबसे फ़ख्र की बात यह होगी कि तुम्हें मैं हक हिलाल की खिलाऊँ, हराम की ना खिलाऊँ। जो भी मेरा हक हिलाल का होगा रानी वो तुम्हारा होगा। और यूं दोनों अपनी ज़िंदगी की इस तरह से शुरुआत की कि दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उस टाइम उसका शौहर, उसका नाम फर्जी रख लेते हैं, राजा कर लेते हैं, वो रानी है तो राजा कर लेते हैं, फर्जी है ना, नाम तो उन्होंने मुझे रियल बताया था लेकिन ये मिलता जुलता नहीं है, रानी मिलता जुलता है, राजा कर लेते हैं। राजा एक छोटी सी उसी गांव के अंदर एक कच्ची सी दुकान थी जो वो बैठ के चलाता था। वो दुकान थी उस घरेलू चीज़ों की जिसमें घी, आटा, दालें, नमक, मिर्च, माचिस, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं गांव के अंदर, जो इस तरह की छोटी सी दुकान होती है उस तरह की उसकी दुकान थी। लेकिन वो लोग ख़ानदानी थे। उस दुकान से जो कुछ कमा के लाता बीवी को बताता कि मैंने उस पर उतना ही मुनाफा लिया है, प्रॉफिट लिया है जो हक हिलाल में आता है, मैंने कभी नाजायज़ नहीं दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन रानी बैठी थी, गांव वालों से उसकी बहुत कम मुलाकात होती थी, वो अपने घर में ही वक्त गुजारती थी। गांव के लोग उससे मिलने आ जाते थे। उसके चर्चे इस गांव में भी हुस्न के हो गए थे कि इंतहाई हसीन और जमील एक लड़की इस गांव में आ गई है। लोग आते उसको मिलते। तकरीबन तीसरा चौथा महीना था उसकी शादी को हुए कि एक खातून घर में दाखिल हुई। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, पाँव में चप्पल पहनी हुई थी, उसका रंग बहुत ही गोरा था, वो बहुत गोरी चिट्टी थी। जैसे ही दाखिल हुई तो दूर से ही रानी ने देख लिया कि अगर उसको खुदा ने हुस्न दिया था, उसका रंग इतना गोरा था, तो आज वो किसी को देख रही थी मद्दे मुकाबिल तो एक बूढ़ी औरत थी जो अंदर दाखिल हो रही थी, वो भी उतना ही गोरी थी और शक्ल से लगता था जवानी में ये भी कभी बेइंतहा खूबसूरत रही होगी। अभी भी उसके चेहरे के नक्श बताते थे बूढ़ी तो हो चुकी है लेकिन अभी भी इतना खूबसूरत है तो क़यामत ढाती होगी जवानी में। वो आई, वो आके बैठी, बातें करती रही, बहुत सी उसको दुआएं दी, उसके सर पे हाथ फेरा, उसको देखती रही, बातें करती रही। और फिर जाते हुए उसने कहा, बहुत सारे लोग मुझसे मशवरा करते हैं, मैं मशवरा खुद से भी देती होती हूँ, यूँ समझ लो मैं इस गाँव की खाला हूँ। कुछ लोग मुझसे नाला भी रहते हैं, नाखुश भी रहते होते हैं कि खाला खुद से हमारे कामों में टांगें अड़ाती है, खाला आके ये कर देती है। बेटा मैं तो भलाई की बातें करती हूँ, बस तुम भी अपने शौहर से जिक्र ना करना, वो नाराज़ हो जाएगा खाम खा। लेकिन मैं तुम्हें जाते हुए एक बात बता के जाऊँ, मेरा दिल कह रहा है, मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा कोई काम होने वाला है, तुम्हारे यहाँ कोई बहुत खुशखबरी आने वाली है। रात मैंने ख्वाब देखा है और मुझे लगा है कि इस घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, तो बेटा मैंने कहा तुम्हें बता दूं, इसलिए तुमसे कह रही हूँ अपने शौहर से जिक्र मत करना, तुम देखना तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। वो ये कह के चली गई। रानी ने भी सुन लिया कि एक ऐसी बात थी जो अजीबोगरीब सी थी, खुशखबरी मिलने वाली थी, इसको कैसे पता लग गया, ख्वाब कैसे देख लिया। तकरीबन कोई ये हफ्ता गुजरा तो शौहर घर में दाखिल हुआ इस अंदाज में कि इतना ज़्यादा खुश था कि बीवी भी हैरान हो गई, क्या हुआ। उसने कहा, मैंने कमेटी डाली हुई थी और तुम्हें सरप्राइज़ देना था, वो मेरी कमेटी निकल आई है और ये लो पैसे। उसने पैसे उठा के उसकी गोद में रख दिए कि मेरे हक हिलाल की ये कमेटी थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताया था, ये मेरी निकल आई है और ये लो पैसे, जो चाहे घर के लिए सामान खरीदो, जो बेहतर लगे घर के लिए, अपने लिए लो। उसने कमेटी ले ली, नॉर्मल सी बात थी। लेकिन 3 दिन के बाद वो खाला आ गई और आते ही उसने कहा, जी बेटी कोई खुशखबरी मिल गई, मैं ये पूछने आई हूँ, क्योंकि रात मैंने ख्वाब देखा है खुशखबरी मिल चुकी है।
उसने नज़र दौड़ाई और उसने कहा हाँ खाला, खुशखबरी को इस तरह की मिली है कि उनकी कमेटी निकली है। तो उसने कहा क्या हुआ, ये खुशखबरी नहीं है, तुम्हें पैसे मिल गए हैं, तुम्हें इसको खुशखबरी नहीं समझ रही हो, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बैठी खाला की आओ भगत की, खाला कुछ देर बैठी रही, वो गोरी चिट्टी खाला वापस चली गई। वक्त गुजरता रहा, कुछ दिनों के बाद, तकरीबन कोई महीना से सवा महीना के बाद वो खाला फिर से आई और आते ही उसने कहा रात मैंने फिर ख्वाब देखा है। अब वो इंटरेस्ट लेके उस खाला की बात सुनना होगी कि खाला अब क्या मुझे कहती हैं। अभी तक उसको खाला की किसी बात का यकीन नहीं आया था। खाला जो खुशखबरी की बात कर गई थी, उन्होंने कहा हो सकता है खाला इस तरह कह गई हो। अच्छा खाला, आपने ख्वाब देखा है, क्या ख्वाब देखा है? उसने कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है तेरे शौहर की तरक्की हो रही है। तरक्की? खाला किस तरह की तरक्की? उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन तेरे शौहर की तरक्की हो रही है। मुझे इतना पता है कि तुम खुश होने वाली हो, उस तरक्की से तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी। चली गई। अब पहली दफ़ा कमेटी वाली बात, खुशी वाली बात तो उसने गौर नहीं की थी। इस दफ़ा उसके दिमाग में रहा कि खुशी आने वाली है, शौहर की तरफ से क्या खुशी आने वाली है। चंद दिन के बाद शौहर ने आके घर में बताया, जो गांव के वो चौधरी साहब हैं उन्होंने मुझे बुलाया है और वो चाहते हैं कि उनकी ज़मीनों का जो हिसाब किताब है वो मैं रखूं, और उसकी अच्छी खासी वो मुझे तनख्वाह भी देंगे, पैसे भी देंगे, गंदम भी देंगे, और ज़रूरियात ज़िंदगी की इस तरह चौधरी सामान देते हैं वो भी पहुंचाएंगे, और दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, सुबह जाऊंगा शाम को वापस आ जाऊंगा। दुकान से जो कमाते हैं उसमें गुजर बसर हो रही है, लेकिन वो जो पैसे देंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। अनाज भी अलग से मिलेगा, खाने पीने का सामान भी अलग से मिलेगा। शौहर बहुत खुश था और वो भी सुन के खुश हो गई कि अब उसके घर में भी पैसे की रेल पेल हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। शौहर ने चौधरी को, जो उस इलाके का जो भी था, उसको ज्वाइन कर लिया। थोड़ा सा ये पढ़ा लिखा था, ये लिखत पढ़त करता और उसका सारा हिसाब किताब रखता। चौधरी इसकी मेहनत से, ईमानदारी से इतना खुश हुआ कि वो जो उसका पुराना बंदा था, वो जो छुट्टी पे गया हुआ था, जब वो छुट्टी से वापस आया तो चौधरी ने उसको इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा मुझे इसी बंदे को ही, राजा को, परमानेंटली रखना है। शुरू में जब उसने, चौधरी ने उसको बुलाया था राजा को, तो कहा था कि कुछ अरसे के लिए, महीने डेढ़ महीने के लिए तुम्हें मेरे पास काम करना होगा, लेकिन तुम्हें मैं तनख्वाह भी दूंगा, सारा कुछ दूंगा, और जब बंदा मेरा आ जाएगा बेशक फिर तुम जा सकते हो। बीवी भी खुश हो गई, राजा ने ज्वाइन कर लिया और डेढ़ महीने के लिए उसने चौधरी के पास काम करता रहा। और इस दौरान फिर वो बूढ़ी घर में दाखिल हुई और बीवी को आके कहा, रानी को आके कहा खुशी मिली ना, तुमने मुझे नहीं बताया। उसने कहा खाला मुझे पता ही नहीं आप कहाँ रहती है। उसने कहा वो जो कोने वाला घर है फलां फलां जगह पे, मैं वहाँ रहती हूँ। उसने कहा खाला मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ। उसने कहा चल कोई बात नहीं, मैं और तुझे खुशी की खबर सुनाऊँ, तेरा शौहर अब पक्का हो जाएगा। उसने कहा क्या मतलब खाला? उसने कहा हमने भी सुन लिया, तेरा शौहर चौधरी के पास काम कर रहा है और महीने डेढ़ महीने के लिए गया है, जब तक वो बंदा छुट्टी पे है, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूँ, तेरा शौहर पक्का हो जाएगा और वहाँ पर पक्की नौकरी करेगा। उसने कहा खाला ये कैसे हो सकता है, जब वो वापस उसका पुराना आ जाएगा लिखत पढ़त वाला बंदा तो वो तो हटा देंगे। उसने कहा नहीं, मैं जो तुझे कह रही हूँ। खाला ने कहा और खाला चली गई। लेकिन जब शौहर ने आके ये खुशखबरी सुनाई कि मेरी ईमानदारी से चौधरी इतना खुश हुआ है और पहले से डेढ़ महीने में ही हिसाब किताब में उसको इतना फ़र्क नज़र आया है कि उसने कहा पहले तो कुछ ये कुछ आ रहा था, अब तूने जो बताया है वो ये कुछ है, और मैंने तुझे एक दो दफ़ा आजमाया भी है तरीके से और तू ईमानदार निकला है, तो अब उस बंदे को जो पुराना था मैं कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ, अब ये नौकरी तू ही परमानेंटली संभालेगा। वो खुशी खुशी जब घर आके ये खबर बीवी को सुना रहा था तो बीवी खुश होने की बजाय गहरी सोच में चली गई। राजा ने पूछा क्या हुआ रानी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ने हाँ चौंक के कहा। उन्हें हाँ हुई है। उन्हें कहा लेकिन तुम्हारे चेहरे पे नज़र नहीं आ रही। उन्हें कहा नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और वो फिर खुशी का इजहार करने लग गई। शौहर बैठा रहा। जब शौहर उठ के गया तो वो सोच रही थी यही खबर तो मुझे खाला ने दी थी कि वो पक्का हो जाएगा, खाला को कैसे पता लग गया, खाला ये सारी बातें कैसे जानती है। 2 दिन बाद ही खाला आ गई और आते ही कहा मिठाई खिलाओ, गांव में खबर फैल गई है कि शौहर तुम्हारा पक्का हो गया है, कहा था ना तुम्हें मेरे लिए मिठाई मंगवाओ। और उसने खाला के लिए अगले दिन का वादा कह के कि कल आइएगा, कल आपको मिठाई खिलाऊंगी, और शौहर से कह के उसने मिठाई मंगवा के खाला अगले दिन आई और खाला को मिठाई पेश कर दी। अब अगले दिन खाला उसके बाद बैठी है और उसको कह रही है तो मैं एक और खुशखबरी सुनाऊं?
उसने कहा क्या खाला? अब वो चौंक गई थी। खाला की हर उस बात को जो पहले सीरियस नहीं ले रही थी, अब वो गौर से सुन रही थी। खाला अब क्या खुशखबरी है? उसने कहा है तो खुशखबरी, लेकिन तुम्हें शायद खुशी ना हो। कहना क्या चाहती हैं खाला? उसने कहा मैं हफ्ते बाद तुम्हारे पास आऊंगी। है तो खुशी की खबर, लेकिन तुम्हें खुशी नहीं होगी। खाला इस तरह की उलझी हुई बातें करके चली गई और हफ्ते का कह के चली गई। और जब शोहर अगले दिन घर आया तो उसने कहा एक और खुशी की खबर है, चौधरी साहब के काम के लिए मैं 1 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ। वहाँ पे उनका जो घर है, ज़मीनें हैं, वहाँ पे उनका जो कारोबार है सारा है, उसको भी उन्होंने मुझे कहा है मैं जाऊँ ज़रा चेक करूँ, देखो मैं 1 महीना वहीं पे रहूँगा और उसकी तनख्वाह भी मुझे यहाँ की तनख्वाह अलग और उधर की अलग डबल तनख्वाह मिलेगी। यहाँ बीवी को खुश हो जाना चाहिए था, रानी वहाँ पे खुश नहीं हुई, उदास हो गई इस बात पे कि मुझे 1 महीना शौहर के बगैर रहना पड़ेगा। तो उसने कहा तुम्हें खुशी नहीं हुई? उसने कहा नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं आपके बगैर अकेली अब नहीं रह सकती। आप हैं इस घर में तो रौनक है, आप जब 1 महीने के लिए चले जाएंगे तो मैं अभी से उदास हो गई हूँ, उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। खैर ने उसको कहा, राजा ने उसको काफ़ी दिलासा दिया कि मैं कौन सा सालों साल के लिए जा रहा हूँ, 1 महीने की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा। ये कहा, बीवी को उस वक्त तो मुतमईन कर दिया, बातें वो करते रहे और फिर वो अपना बैग तैयार करके बीवी को खुदाफिज करके रवाना हो गया। अब वो उदास उसी घर में रहने लग गई कि फिर 20 दिन बाद, 15-20 दिन बाद वही खाला फिर जब घर में आई तो अब वो अलर्ट होगी कि फिर ये क्या खबर कहने आई है, कौन है ये खाला। बहुत सारे सवालात उस खाला के लिए। वो गांव वाले सारे आते थे, वो किसी के घर नहीं जाती थी, सबसे मिल लेती थी। जब खाला आई तो खाला ने कहा चला गया ना तुम्हारा शौहर, अब वो वापस नहीं आएगा। तो एकदम से डर गई खाला, इस तरह की क्यों बुरी बुरी बातें मुंह से निकाल रही। उसने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रही कि वापस नहीं आएगा से मुराद ये है वो आएगा सही वापस, बहुत लंबे अरसे बाद आएगा, इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। खाला इस तरह की बात ना करें। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं तो जो देखती हूँ, जो मुझे पता लगता है, सबको मशवरे देती हूँ, तुम्हें भी वही बात बता रही हूँ, वो आता हुआ नजर नहीं आ रहा, लंबे अरसे बाद आएगा। और ऐसा ही हुआ। महीने बाद वहां से वो पहुंच तो गया, लेकिन आते ही उसने बताया, पहले वो चौधरी के पास गया, उसको सारी रिपोर्ट दी। उसके बाद जब घर आया तो बीवी को बताया कि वहाँ के मामलात काफ़ी ख़राब हैं और वो सारे मामलात मुझे सुलझाने पड़ेंगे। चौधरी साहब को मैंने आके बताया है कि वो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो इतनी जल्दी सुलझने वाली, उसमें काफ़ी घपले हुए हैं, काफ़ी मसाइल आए हुए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आए हुए हैं। तो चौधरी ने रिक्वेस्ट की है और कोई मेरे पास ऐसा काबिल एतमाद बंदा नहीं जिसको मैं भेज सकूँ, सो तुम्हें मैं भेजने लगा हूँ। जब तक मामलात बेहतर नहीं होते तुम वहाँ रहो, तुम्हारे घर की कोई परेशानी है तो हम संभाल लेंगे, किसी की ड्यूटी लगा देंगे। इस गांव में मैं हर बंदे का ख्याल रखता हूं, तो तुम्हारे घर का स्पेशली ख्याल रखूंगा। चौधरी ने उसको इस तरह कायल किया, ऐसे पैसों की बातें की। वो खुद नहीं चाहता था लंबे टाइम के लिए बाहर रहे, लेकिन उसके दिल में ये बात थी अगर पैसे ज़्यादा मिलने जा रहे हैं तो मैं अपनी बीवी के लिए खुशियां ला सकूंगा, अपनी बीवी को वो तमाम ज़िंदगी की सहूलतें दे सकूंगा, एक कच्चे घर से पक्के घर के अंदर लेके आऊँगा, उसको वो सब कुछ दूंगा जो उसको ख्वाहिश है। मैं भी पक्का घर होगा, मेरे पास अपनी एक गाड़ी होगी। वो इंसान जो सोचता है वो इस तरह की सोच के तैयार हो गया कि हाँ मैं करूँगा। कुछ ही अरसे की तो बात है जब सारा कुछ संभाल लूँगा और चौधरी के सामने आके रखूँगा कि इतना बड़ा घपला था जो मैंने आपको पकड़ के दिया है। तो चौधरी ने कहा तुम्हें मैं बहुत इनाम व इकराम दूंगा। बीवी क्या सोच रही है, उसके चेहरे पे क्या चल रहा है, वो कितनी उदास है, वो ये ना देख सका। वो तो खुश था इस बात पे कि मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ और वो पैसा मेरा नहीं, मेरी बीवी के काम आएगा। मेरी बीवी एक अच्छे घर में रहेगी, मेरी बीवी के पास सोना होगा, मेरी बीवी के पास गाड़ी बंगला, वो सब कुछ होगा, पक्का घर होगा। इस तरह के वो अब ख्याल देख रहा था, क्योंकि चौधरी का वो करीब तरीन बंदा बनता जा रहा। चौधरी उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद करने लगा था। यूं 2-3 दिन घर गुजार के वो वहाँ से रवाना हो गया। उन आंखों में आंसुओं को भी ना देख सका जो वो छुपा रही थी कि मेरा शौहर देखेगा तो
जाते हुए उदास हो जाएगा। वो अंदर ही अंदर जो रो रही थी, जिसकी आंखों में आंसू आते तो अपने दुपट्टे से, अपने पहलू से उन आंखों को पोंछ लेती कि शौहर ना देख ले, और वो भी खुशी के मारे उन आंसुओं को ना देख सका और चला गया। डेढ़ महीना उसका कोई अता पता नहीं था। रानी बहुत उदास थी। वो तो 1 महीना भी इस उम्मीद पे उसने गुजारा था कि चलो 1 महीने की बात है, मेरा शौहर आ जाएगा, लेकिन अब तो दोबारा से गए हुए 1.5 महीना हो गया था और कोई खबर तक न थी। और फिर वो खाला उस घर में आ गई। खाला को देखते ही वो जल्दी से खाला के पास पहुंची, सलाम दुआ किया, बिठाया, खिदमत की और कहा, खाला मेरा शौहर कब आएगा? खाला बोली, अब तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं रहा, वो चौधरी का खास बंदा बन गया है, अब वो वहीं ही रहेगा। वो 6 महीने बाद कभी एक दफ़ा तुम्हारे पास चक्कर लगा लिया करेगा, अब वहीं उसका दिल लग गया है, और हो सकता है कोई और उसको वहाँ पे पसंद आ जाए। शहर के लक्षण ही कुछ और होते हैं, शहर की तितलियाँ ही और होते हैं। तुम जिस तरह के कपड़े पहनती हो, तुम जिस तरह की एक देहात में रहते हो, शहर की लड़कियाँ बहुत मॉडर्न होती हैं, वो तितलियों जैसी होती हैं, वो खुशबुएं लगा के फिरती हैं, वो किसी भी शख्स को अपना गर्विदा बना लेती हैं। अब तो वो पैसे वाला भी हो गया है, तो हो सकता है उसको कोई तितली पसंद आ जाए। खाला ने इस तरह की बातें की और चली गई। वो और उदास होगी कि खाला से मैंने पूछना था कि कोई बेहतर की खबर, कोई खुशी की खबर। खाला और उदास कर गई। 1.5 से 2.5 महीने हो गए, पैसे घर में आ रहे थे, खत भी आ रहा था, लेकिन राजा घर नहीं आ रहा था। खत में भी जो लिखा था यही लिखा था कि बहुत काम है, प्रेशर है, अभी मैं नहीं आ सकता, और जब तक काम ख़त्म नहीं करूँगा तो मैं कैसे वापस आऊँगा, चौधरी साहब भी नाराज़ हो जाएंगे, तो इसलिए बस इंतज़ार करो, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। और यूं करते करते 3 महीने हो गए, राजा वापस ना आ सका। हर महीने उसका ख़त आ जाता, चिट्ठी आ जाती और साथ में पैसे आ जाते। फिर से खाला उस घर में आई तो खाला मुस्कुराते हुए आज दाखिल हुई, जैसे कोई बहुत बड़ी खबर देने वाली हो। वो सामने बैठी रही, उदास बैठी रही, अपनी जगह से हिली भी नहीं, और खाला उसके पास आके बैठ गई और उसके सर पे हाथ रखा और कहा, मेरी रानी उदास क्यों है? छोड़ उदास, मैं तेरे लिए खुशी की खबर लाई हूं। रानी ने इस तरह शो कराया जैसे उसको कोई अब खुशी की खबर नहीं सुननी, वो बहुत उदास है। उसने कहा, रानी तेरे लिए सचमुच का एक शहजादा मैंने ढूंढा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अमीर कबीर है, उसके पास कोठी है, बंगला है, घर है, तो उसको देखेगी उसका दीवाना हो जाएगी। और जब मैंने उस शहजादे को देखा तो मुझे उसी वक्त लगा कि इस शहजादे के लिए कोई शहजादी होनी चाहिए, और वो शहजादी कोई और नहीं, वो तुम हो। वो जो ख्यालों में गुम थी, जब उसको खाला की बातें समझ आई तो एकदम से गुस्से में बोली, खाला ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आपको पता नहीं मैं शादीशुदा हूं, राजा मेरा शौहर है, कुछ टाइम के लिए बाहर गया, तो आप किस तरह की बातें कर रही? उसने कहा, बाहर नहीं गया, अब वो नहीं आएगा, सिर्फ पैसे भेजता रहेगा। तो क्या सारी जिंदगी यूं अकेली बैठी रहोगी? 6 महीने में एक दफा अगर तुम्हारे पास आया 2-3 दिन के लिए और वापस चला गया, तो क्या इस तरह की जिंदगी गुजारोगी? मैं तुम्हें खुशियों भरी जिंदगी देना चाहती हूं। तुम एक दफा शहजादे को देख तो लो, तुम राजा को भूल जाओगी, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, मैं जानती हूं उस शहजादे को। उसने खाला को झिड़का और खाला को कहा, पता नहीं आज आप कैसी बातें कर रही हैं, आपकी मुझे समझ नहीं आई, मैं आपकी बहुत दिल से इज्जत करती हूँ, आप इस तरह ना करें, ये करें, वो करें। उसने खाला को इस तरह कहा। खाला ये कह के ज़बरदस्ती चलेगी, कल मैं फिर आऊँगी और अकेली नहीं आऊँगी, शहजादा एक दफ़ा देख तो लेना, फिर उसके बाद फैसला करना। रानी क्या कह रही है? खाला ने एक बात भी नहीं सुनी। जो कुछ खाला के दिल में था वही जुबान पे था, और वो कहती गई कि कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ कल एक दफ़ा शहजादे को देख तो लेना, उसके बाद जो तुम कहोगी मैं मान लूँगी, जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे कबूल होगा, सिर्फ एक दफ़ा उसको देख लो। खाला तो चली गई,
रानी जो पहले ही बहुत उदास थी और उदास हो गई क्योंकि खाला कुछ ऐसी बातें कर गई थी शहर की तितलियों की, शहर की लड़कियों की, और वो अपने आप को शीशे के सामने खड़ी होकर देखने लग गई कि क्या मैं अब इतनी बुरी हो गई हूँ। साथ ही खाला की बातें याद आई। हाँ, मेरे कपड़े तो एक देहाती लड़की जैसे कपड़े हैं। हाँ, मेरे जूते तो बिल्कुल टूटे फूटे से हैं। हाँ, मेरा उठना बैठना वैसे एक शहरी लड़की की तरह नहीं है, ना ही मैं खुशबुएं लगाती हूँ। मैं तो एक देहात में रहने वाली लड़की हूँ। क्या वाकई राजा बदल गया है? क्या वाकई राजा मेरे पास नहीं आएगा? ऐसे बहुत सारे सवालात थे जो उसके दिल में चल रहे थे। अगले दिन खाला घर में दाखिल हुई तो उसके साथ कोई और भी था जो दरवाजे से खाला के पीछे दाखिल हो रहा था। जैसे ही रानी ने उस शहजादे को देखा तो देखती ही रह गई। वाकई वो तो कोई शक्लो सूरत से शहजादा ही था। रानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। वो बहुत खूबसूरत था, गोरा चिट्टा, उसके नक्श चेहरे के इतने खूबसूरत थे जैसे किसी परिस्तान से आया हुआ शहजादा हो। इसके लिए तो कोई परी होनी चाहिए। और जब वो आके बैठा तो खाला ने उससे पूछा, कैसी लगी तुम्हें मेरी बेटी रानी? तो उसने सर हिलाया और कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो खाला ने रानी की तरफ देखा और उसके सर पे ज़बरदस्ती हाथ फेरा और कहा, देखो ये शहजादा तुम्हें पसंद करता है, इसके पास सब कुछ है तुम्हें देने को, बस तुम एक दफ़ा हाँ कर दो, बाकी सारा मामला मेरे जिम्मे। रानी फिर से गुस्से में होगी, खाला आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं, मुझे किस तरफ लगा रही हैं? मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे हमेशा वफा करती रहूँगी, वही मरते दम तक मेरा शौहर है। मेरे माँ बाप ने जिसके साथ मुझे ब्याहा है, मैंने हमेशा उसी के साथ ही रहना है, मुझे कोई आपकी बात नहीं सुननी। बेहतर यही है आप इसको लेके मेरे घर से चली जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और मैं नहीं चाहती मैं आपके साथ भी कुछ ऐसा करूँ कि आपको बाद में दुख हो। खाला ने मजीद उसको प्यार देने की कोशिश की, उसके सर पे हाथ भी रखा और उसको कहा, एक दफ़ा सुन तो लो मेरी बात, जिसके इंतज़ार में बैठी हो, जब उसने आना ही नहीं है तो कब तक उसका इंतज़ार करोगी? बालों में जब सफ़ेदी आ जाएगी, अभी तो तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ, जब बच्चा आ जाएगा तो बच्चे का बाप कौन होगा? वो जो किसी और के साथ शहर में ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। तुम इसको सोचो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। ज़बरदस्ती खाला ने, उस शहजादे ने एक अंगूठी दी जो सोने की बनी हुई अंगूठी थी, वो अंगूठी खाला को दी और खाला ने अंगूठी उसके आगे रख दी कि ये लो, ये पहन लो। उसने अंगूठी उतार के जल्दी से चारपाई पे फेंक दी कि मुझे नहीं चाहिए इस तरह की अंगूठी, और खाला प्लीज़ आप इसको लेके मेरे घर से चली जाएं और आइंदा कभी भी मेरे घर इसको लेके मत आइएगा। मैं आपको आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुँह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएँ कि फिर मैं बदतमीज़ी कर लूँ। खाला ने कहा, अच्छा अच्छा, अभी तुम गुस्से में हो, अभी मैं जा रही हूँ, फिर मैं इसको लेके आऊँगी। खाला ने उस शहजादे को लिया और चली गई, जबकि वो अंगूठी, वो जो सोने की बनी हुई अंगूठी थी, उसी चारपाई पे पड़ी रह गई। रानी बैठी सोच रही थी, या अल्लाह, या खुदाया, ये कैसे हालात हैं, मैं कहाँ फंस गई हूँ। एक तरफ शौहर जो वहाँ पे जाके बैठ गया है और दूसरी तरफ ये खाला जो किसी को लेके मेरे घर आई है, मैं क्या करूँ? उसने ख़त लिखवाया अपने शौहर के लिए जिसमें उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तुम वापस आ जाओ, हम जैसे भी थे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक अच्छा गुजर बसर हमारा चल रहा था, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे प्यार है, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने पैसे के लिए तो शादी नहीं की थी, पैसे वाले भी बहुत से रिश्ते आए थे, मेरी माँ बाप ने ख़ानदानी बंदा देख के शादी की थी, और मुझे जो कुछ तुम दे रहे थे मैं उसमें मैं खुश थी। क्या मैंने कभी इजहार किया है तुमसे किसी चीज़ का जो तुम मेरे लिए इतना चीज़ें लेने गए हो? बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ। उसको उम्मीद थी कि जिस तरह की उसने बातें ख़त में लिखी हैं, शौहर बेचैन हो के फौरी तौर पे वापस आ जाएगा, लेकिन ख़त का जवाब ख़त में आया, रानी तुम्हें क्या हो गया है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें खुशियाँ देने के लिए कर रहा हूँ, तुम समझने को तैयार क्यों नहीं हो? क्या मुझे किस चीज़ की लालच है? मैं चाहता हूं मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकूं, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। उसने इस तरह की ढेर सारी बातें लिखी और कहा, मैं आ जाऊंगा, परेशान मत हो। और साथ ही कुछ और एक्स्ट्रा पैसे भी भेज दिए, जो महीने के आते थे उससे इजाफा, ये लो अपने लिए कुछ चीज़ें ले लेना।
खाला ने वो बातें ना कही होती तो शायद वो पैसे रखती, खुश होती। उसने वो पैसे उठाए और फेंक दिए कि क्या करूंगी मैं इन पैसों का, कि मेरा शौहर किसी परियों के साथ, किसी औरों के साथ फिर रहा है और कहीं और ना शादी कर ले और मैं पैसे लेके बैठी रहूं। खाला फिर आ गई। उसने कहा खाला वहीं से चली जाइए, मेरे घर के अंदर दाखिल ना होइए। उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे से इस तरह बात करोगी, मैं तुम्हारी खाला हूं, तुम खाला से बदतमीजी करोगी। उसने कहा हाँ खाला, मैं इससे ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूं, आप चली जाइए यहां से। जब उसने खाला को पकड़ के एक दफा ऐसे धक्का भी दिया तो खाला एकदम गुस्से में मुड़ी और कहा सुन फिर मेरी बात, तेरा शौहर वहीं से तुझे तलाक भी भेज देगा, मुझे तू धक्के दे रही है ना, तेरा शौहर तुझसे राब्ता तक नहीं करेगा, तुझे पैसे भी नहीं भेजेगा, मोहताज हो जाएगी तू। फिर भी सोच ले, हाँ मैं जा रही हूं, मैं आऊंगी उस वक्त जब तू पछता रही होगी, फिर मैं उस रिश्ते को लेके आऊंगी, फिर तू सोच लेना तूने करना क्या है। खाला ने इस तरह की बातें की और चली गई। वो समझ ही ना सकी खाला क्या कह के गई है। और जिस तारीख को उसकी चिट्ठी और साथ में पैसे आते थे, उसी तारीख को ना चिट्ठी आई ना पैसे। उसने कहा कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, करते करते 15 दिन ऊपर हो गए, ना चिट्ठी आई ना पैसे आए। वो परेशान हो गई कि मैं करूं तो क्या करूं। उसने फिर से बैठ के एक शौहर के नाम चिट्ठी लिखवाई कि आप खैरियत से तो हैं, क्या हुआ है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसों के लिए नहीं पूछ रही, मैं आपकी चिट्ठी की वजह से परेशान हो गया हूँ, आपका ख़त नहीं आया, आपने क्या हुआ, इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर खाला आ गई। कहा गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं, मेरी बातें सच हुई कि नहीं, आखिरी दफ़ा आई हूँ तेरे पास, अब ठुकराएगी तो अपनी किस्मत को तू ठुकराएगी, वरना अभी भी आखिरी मौका है तेरे पास, सोच ले। बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ तेरे लिए, वो शहजादा है, शहजादा, वो तुझसे वफा करेगा, वो आशिक है तेरा आशिक, जब से उसने तुझे देखा है वो तुझ पे आशिक हो गया है। फिर भी सोच रहे, मैं कल आऊंगी तेरे पास आखिरी दफ़ा तुझसे पूछने, मैं अभी तुझका फैसला नहीं लेना चाहती, क्योंकि खाला देख चुकी थी वो इस वक्त डगमगाई हुई है, इस वक्त डबल माइंडेड है, फैसला नहीं कर पा रही, तो बजाय इसके आज कोई फैसला करवाऊं, कल आऊंगी। खाला उसको इस तरह की बातें करके, कोई भी नहीं, कोई नहीं, आज रात सोच लो आराम से, फिर मुझे कल बता देना, किस्मत हर दफ़ा इस तरह दस्तक नहीं देती, कल आऊंगी मैं तुम्हारे पास। वो रात को वाकई सो ना सकी। आज वो अपनी चारपाई पे लेटी थी, रोए जा रही थी, अपने अल्लाह को याद किए जा रही थी, अल्लाह से हम कलाम थी, अपने अल्लाह से बातें किए जा रही थी, मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे रब, ऐ रब्बे कायनात, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तू जानता है, ये दिल ही दिल में वो बातें कर रही थी कि मैं हमेशा लोगों के लिए भला सोचती हूं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही क्यों। इस तरह की ढेर सारी बातें जब वो कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, वो रोती जा रही थी कि उसी लम्हे पता नहीं क्या हुआ कि उसके मुंह से कुरान मजीद की तिलावत शुरू हो गई, जो शुरू में वो दिल में पढ़ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों पे आ गई, और वो होंठों पे भी ऐसे आई कि ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू हो गई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। वो रो भी रही थी और अपने रब से हम कलाम भी थी, और दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू हो गई। जैसे ही उसने ऊंची आवाज में पढ़ी तो उसको एक चीख की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही चीख की आवाज सुनाई दी, वो अंदर कमरे में लेटी थी, उसने चौंक के बाहर की तरफ देखा, जैसे कोई बाहर चीखा हो, जुबान पे वही आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखे हुए वो बाहर आ गई, और बाहर देखा तो खाला खड़ी चीख रही है। वो एकदम से परेशान हो गई कि रात के इस पहर 2-3 बजे का टाइम था, खाला मेरे घर में खड़ी क्या कर रही है और ये चीखी क्यों है। तो खाला को उसने देखा, वो कह रही है इसको बंद करो, चुप करो, मेरी बात सुनो, चुप करो। पता नहीं रब की तरफ से क्या हुआ कि उसके मुंह से विर्द जारी रहा। वो उलझी हुई भी थी, खाला को देख भी रही थी, समझ भी नहीं पा रही थी, लेकिन विर्द किए जा रही थी, और खाला कह रही थी रोको, 1 मिनट मेरी बात सुनो, ये पढ़ना तो बंद करो। वो पढ़ती रही, वो पढ़ती रही, यहां तक कि उसकी आंखों ने देखा खाला, वो जो सफेद इंतहाई खूबसूरत खाला थी, उसी लम्हे उसकी आंखों के सामने ही उसका रूप बदलना शुरू हो गया।
वो जो सफ़ेद थी वो काली स्याह होती गई, और इस तरह काली स्याह होती गई कि एकदम से उसकी आंखों ने देखा वो इतनी भयानक, इतनी बदसूरत काली स्याह हो गई कि कोई भी उसको देखे तो शदीद डर जाए। उसका रूप बदल चुका था, उसके बाल जो बहुत अच्छे सफ़ेद से बाल थे, अब वो अजीब से भदे बाल हो गए थे, जैसे मट्टी से भरे हुए हों। उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे, बहुत ही भयानक डरावने टेढ़े मेढ़े से उसके हाथ हो गए थे। पाँव इतने बड़े बड़े नाखूनों वाले थे कि तकरीबन 3-3 इंच, 4-4 इंच के नाखून आगे टेढ़े होके बड़े हुए थे, और उसके हाथों की भी यही हालत थी। और वो चीखे जा रही थी, रोको इसको, रोको, चुप कर जाओ, मेरी बात सुनो। खाला का रूप बदल चुका था। अभी तक उसको समझ नहीं आया था कि खाला मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी। विर्द जारी था तो वो रोकती रही, विर्द को रोको, आयतुल कुर्सी पढ़ना बंद करो। लेकिन उसको अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि वो पढ़ती गई। अभी तक उसको खुद भी एहसास नहीं था कि वो आयतुल कुर्सी पढ़ती जा रही है। शायद जिस वक्त वो रो रही थी, अल्लाह से हम कलाम थी, अल्लाह से बातें कर रही थी, उसी वक्त उसके अंदर से विर्द जारी हुआ था, जो अभी तक जारी था। उसके बस में नहीं था, शायद वो विर्द करती जा रही थी, लेकिन उसके सामने ऐसा कुछ हो रहा था कि एक सफ़ेद कलर की खूबसूरत बुढ़िया, जिसको वो खाला कहती थी, वो एक भयानक बुढ़िया, एक भयानक चुड़ैल, एक भयानक डाइन में बदल चुकी थी, और उसके सामने चीख रही थी कि रुक जाओ। जब उसका रंग और रूप बदल चुका, वो एक भयानक डाइन बन गई, तो उसी लम्हे वो रुक गई और कहा, कौन हो तुम? वो डरी नहीं, शायद इतना रो चुकी थी, अपने रब से इतना गिला शिकवा कर चुकी थी, और अपने रब से गिला तो नहीं, अपने रब से ये पूछ चुकी थी, मेरे मालिक, मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ, तेरी मखलूक से प्यार करती हूँ, तूने मुझे जिस इम्तिहान में डाला है, मुझे इस इम्तिहान से निकाल। और रब ने कैसा इम्तिहान से निकाला कि उसके मुंह से विर्द जारी कर दिया, और विर्द की वजह से बाहर खड़ी जो बातें सुन रही थी छुप के, उसके मुंह से चीख निकल गई। चीख को सुनते ही वो उठी और उसी तरह विर्द करते हुए बाहर आ गई, और उसने विर्द जारी रखा। अगर वो विर्द बंद कर देती तो खाला उसी तरह खाला बन के खड़ी रहती, कोई बहाना मार देती, लेकिन क्योंकि विर्द जारी था तो खाला अपने असली रूप में आ गई। अब उसके अंदर खौफ नहीं था, वो बुज़दिल नहीं थी, अब वो बहादुर बन चुकी थी। अपने रब से जो उसने बातें की थी, तो उसने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मेरी बात सुनो। उसने कहा, मैं फिर पढ़ना शुरू कर दूंगी, बताओ कौन हो तुम? और जब खाला चुप रही तो उसने फिर से जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो फिर उसकी चीखें निकलना शुरू हो गई। उसने कहा, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ। उसने कहा, मैं इस गांव की रहने वाली नहीं हूँ, मेरा बेटा तुम पे आशिक हो चुका है। जब तुम इस गांव के अंदर शादी करके आई हो तो मेरे बेटे ने तुम्हें देख लिया था। उस दिन जिसको मैं अपने साथ लेके आई थी वो मेरा बेटा है। वो इंसान का रूप धार के इस घर में आया था, मैंने भी इंसान का रूप धारा हुआ है, हम दोनों इंसान नहीं हैं। मेरा बेटा तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने उसको सख्ती से मना किया है, लेकिन मैं माँ हूँ, उसकी बात पे मजबूर हो गई हूँ। उसने जिस तरह का मुझे धमकी दी है, मजबूरन मुझे, एक माँ को नहीं, माँ रुक सकती, अपने बेटे के आगे हार मान जाती है। सो मैंने भी हार मान ली और उसकी बात को मानने को तैयार हो गई। उसने मुझे कहा, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। तो मैंने कहा, तुम कैसे इसके साथ रहोगे? तो उसने कहा, मैं अब इंसान का रूप ही धार के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इसी रूप में रहना है और इसको दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम्हें पता है, जिन बहुत सारे ख़जाने चीज़ें उनको पता होती हैं, वो वाकई तुम्हें सब कुछ दे देता। तुम्हारे शौहर की तरक्की मैंने करवाई है। उस दुकान से उठ के जब उस चौधरी के पास गया है, वो मैंने करवाया है। उसके बाद उस बंदे को जो चौधरी ने हटा के इसको 15-1.5 महीने बाद इसको छुट्टी दे देनी थी, अपने पुराने बंदे को रखना था, वो भी पुराने बंदे को हटवा के मैंने इसको मुस्तकिल करवाया है। और फिर मैंने ही तुम्हारे शौहर को बाहर भेजा है। तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरा बेटा भी तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं एक माँ हूँ और बेटे के हाथों मजबूर हो गई हूँ। तुम्हारे पास जो भी ख़त आ रहे थे वो तुम्हारा शुरू में शौहर ही लिख रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने ही कुछ इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि वो वापस ना आ सके।
और उसके बाद जो वो चिट्ठियां आ रही थीं वो तुम्हारा शौहर नहीं लिख रहा था, मैं उससे लिखवा रही थी। मैं एक माँ हूं और माँ के हाथों मजबूर होकर अपने बेटे के आगे हार मान गई हूं। बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूं, मेरे बेटे से शादी कर लो। वो इंसानी रूप धार के तुम्हें बहुत खुशियां देगा, वो शहजादे से कम नहीं है, तुमने उसको देखा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, तुम जो कहोगी मैं सब कुछ करने को तैयार होंगी, तुम जो मुंह से निकालोगी मैं पूरा करने को तैयार हूं। मेरे बेटे से शादी कर लो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरा बेटा पागल हो चुका है, वो तुम्हारे शौहर को मार देगा। इसका एक ही हल है, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर जिंदा रहे तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, वरना वाकई मेरा बेटा तुम्हारे शौहर को मार देगा। मैं बहुत मुश्किलों से उसको रोक रही हूं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो जुनूनी हो चुका है, वो उसको मार देगा। जब उसने ये बात सुनी रानी ने कि उसके शौहर को मार दिया जाएगा, मैं इससे शादी कर लूं, तो एकदम से वो पागल सी हो गई, जुनूनी सी हो गई। उसने कहा, ए बुढ़िया, ए बदसूरत औरत, तूने मेरे शौहर को इस तरह बदला है, तूने मेरे शौहर का दिल भी बदला है, तूने मेरे शौहर को वापस आने से रोका और तू मुझे खड़ी धमकियां दे रही है। तुम लोग मेरे शौहर को मारोगे, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मैंने अपने रब से हमेशा रिश्ता बना के रखा है। रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने फिर ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि आयतुल कुर्सी से उसको तकलीफ होगी। वो आयतुल कुर्सी पढ़ती रही, आयतुल कुर्सी पढ़ती रही। बुढ़िया चिल्लाना शुरू हो गई, जोर शोर से बुढ़िया चिल्लाती रही और उसको आखिरी फिक्रा उसने कहा, अगर तुम इस तरह पढ़ती रही मुझे भी मार दोगी, शौहर को भी नहीं बचा सकोगी। और वो पढ़ती रही, यहां तक कि उसकी आंखों के सामने ही बुढ़िया चीखते चिल्लाते, ऐसा लगा जैसे उसको आग सी लग गई हो। मतलब क्लियर आग नहीं थी, लेकिन ऐसे उसको महसूस सा हुआ जैसे आग सी लग गई हो, और बुढ़िया गायब हो गई। वो रात सारी इबादत में रही, रब के यहाँ सजदा करते, नमाज में ऐसा सजदा किया कि सजदे में ही पड़ी रही। रात सारी गुजर गई, सुबह हो गई और उसने उठते ही पहला काम यह किया कि चौधरी की तरफ बंदों को भेजा और पैगाम भिजवाया कि उसकी शौहर के पास फ़ौरन पैगाम किस तरह पहुंचाया जाए कि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो वापस पहुंच जाए। चौधरी तक जब ये पैगाम पहुंचा तो उसने पीछे आगे भी वो पैगाम पहुंचा दिया। और जब पैगाम पहुंच गया तो उसके शौहर फौरी तौर पे इस तरह हुआ जैसे किसी का सहर टूट जाता है। जैसे वो पहले काम में लगा हुआ था, वो भी दिल से अपनी बीवी के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग पे किसका कंट्रोल था, कौन उसे क्या कहलवा रहा था, खत लिखवा रहा था, वो भी नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही उसको खबर मिली कि उसकी बीवी बहुत शदीद बीमार है, उसको वापस पहुँचना है, तो उसने फौरी तौर पर वहाँ पर काम छोड़ा और अपने गाँव के लिए रवाना हो गया। रानी बेचैन थी, अपने घर के अंदर टहल रही थी कि जितनी जल्दी हो मेरा शौहर वापस आ जाए। ना वो पानी पी रही थी, ना वो कुछ खा रही थी, ना वो कुछ कर रही थी। वो पागलों की तरह उस घर के अंदर चक्कर लगाए जा रही थी। शाम का टाइम था, दरवाज़ा खटखटाया। ये अगले दिन की शाम थी। इसी तरह टहलते बेचैनी में रात भी गुजर गई, उसका दिन भी गुजर गया। अगले दिन की शाम को उसके पास किसने दरवाज़ा खटखटाया और बाहर भागी तेज़ी से उसका शौहर आ चुका था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक बंदा और कोई खड़ा था और उसने कहा, मैं ये खबर आपको सुनाते हुए खुद भी रो रहा हूँ। आपके शौहर से आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये खबर जैसे ही उस शख्स ने सुनाई तो रानी ने धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है ये कोई खाला की ही चाल है, मुझे पता है खाला कोई फिर मेरे साथ ड्रामा खेल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। और रात को चारपाई पे उसके शौहर की लाश भी घर पहुंच गई, लेकिन रानी
जानती थी, वो समझ चुकी थी कि ये सब धोखा है, नज़रों का धोखा है। वही जो रूप धार के खाला बन के आई थी, अपने बेटे को शहजादा बना के लाई थी, खूबसूरत बेटा रूप धार के आया था, ये वही मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरा शौहर आएगा। और वो सबको कहती जा रही थी झूठ है, ले जाओ, ये किसकी उठा के ले आए हो, मुझे पता है खाला की तरह ये रूप धारे हुए है, ले जाओ इसको, मेरा शौहर आ जाएगा, देखना मेरा शौहर आ जाएगा। गांव वाले सब रोए जा रहे थे क्योंकि राजा वाकई मर चुका था। सिर्फ रानी थी जो इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो कही जा रही थी नहीं, राजा आएगा। वो क्या कह रही थी, किस टोन में कह रही थी, किस वजह से कह रही थी, कोई नहीं जानता था। गांव वाले यही समझ रहे थे कि इसका दिमाग पागल हो चुका है, शौहर की मौत का सुन के इसका दिमाग उलट चुका है, ये नीम पागल सी हो गई है। लेकिन वो ये सोच रही थी नहीं, मेरा शौहर अभी आएगा। और इसी तरह रोते चीखते गांव वाले उस लड़की को पकड़ रहे थे, रो रही थी, चीख रही थी, जो नीम दीवानी, नीम पागल सी हो चुकी थी। और यूं उसके शौहर को कब्र के अंदर मनोमट्टी में डाल दिया गया, इस दुनिया से रुखसत कर दिया, वो मर चुका था। लेकिन रानी अभी तक होश में नहीं आई थी, यही कहे जा रही थी मेरा शौहर वापस आएगा। ये कोई और है, ये खाला मेरे साथ इस तरह ड्रामा कर रही है, मेरा शौहर वापस आएगा। और तकरीबन 3-4 महीने तक वो नॉर्मल नहीं रह सकी, इसी तरह नीम पागल सी रही। लेकिन आहिस्ता 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 चुप सी होती गई। उसके मुंह पे जो हर वक्त लफ्ज़ होते थे, मेरा शौहर आएगा, मुझे पता है तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो, मुझे पता है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, ये नज़रों का धोखा, मेरा शौहर आएगा। फिर आहिस्ता 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 उसको सब समझाते रहे नहीं वो मर चुका है, नहीं वो मर चुका है। और सब उसके पास आते, उसको हौसला देते, उसको ज़बरदस्ती रोटी खिला देते, उसको चंद लुक में अंदर चले जाते, थोड़ा सा पानी पी लेती, वो सूंघ के कांटा सी हो गई, ज़बरदस्ती उसको खिलाया जाता। यहाँ तक कि 3-4 महीने के बाद वो ऐसी खामोश हो गई कि वो होश में तो आ गई, उसको ये भी समझ आ गई कि मेरा शौहर वाकई मर चुका है। लेकिन वो फिर चुप सी हो गई। पहले गांव वाले ने उसको ज़बरदस्ती रोका हुआ था, उसका ख्याल कर रहे थे, फिर उसके माँ बाप आए, रानी को वापस ले गए। उसके बाद रानी ऐसी खामोश हुई, ऐसी उजड़ी, ऐसी कमज़ोर हुई, दिल करता था तो खा लेती थी, दिल नहीं करता था तो नहीं खाती थी, ना पानी पीती थी, ना कुछ खाती थी। कोई भी नहीं जानता था कि रानी के साथ क्या गुजरी है, रानी पे क्या बीती है, असल में उसके साथ हुआ क्या है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। आहिस्ता आहिस्ता रानी जिंदगी की तरफ वापस लौटने लगी, बातें भी करने लगी। और जब कुछ बेहतर वालिदैन ने महसूस किया तो फैसला किया कि इसकी दोबारा शादी कर देते हैं, अभी उसकी उम्र ही क्या है। तो रानी ने मना कर दिया कि नहीं माँ, मैंने शादी नहीं करनी। वजह पूछी क्या, तो रानी टाल गई। वालिदैन उसको शादी का कहते रहे, रानी टालती रही। लेकिन दुनिया है, आखिर हार माननी पड़ी। उन्होंने ज़बरदस्ती रानी की एक जगह पे शादी कर दी, क्योंकि वो एक फर्मा बरदार थी, माँ बाप की बात मानने वाली थी, इनकार नहीं कर सकती थी। उसके अंदर दुख ज़ख्म क्या था उसने किसी को भी नहीं शो करवाया, और माँ बाप के आगे हार मान गई, शादी उसकी हो गई। उसका जो अगला शौहर था उसने उसका बहुत ख्याल रखा, उसने बहुत केयर की। अभी भी वो हसीन व जमील थी, अभी भी वो बहुत प्यारी थी, अभी भी उसी तरह रानी महारानी थी। लेकिन अब वो बोलती नहीं थी, चुप रहती थी। माँ बाप के आगे भी उसने हार मान के शादी तो कर ली, शौहर की उसने हर तरह की खिदमत की, लेकिन कभी मुंह से कोई फरमाइश नहीं की। यहाँ तक उस शौहर से उसके बच्चे भी हुए, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, उसके बच्चे हुए, उसका घर बार सब कुछ ठीक था। लेकिन रानी खामोश ही रही। बातें करती थी, अब वो ज़िंदगी की तरफ लौट चुकी थी, लेकिन पहले की तरह कह के नहीं लगाती थी, पहले की तरह हंसती नहीं थी, पहले की तरह उसके अंदर ज़िंदगी नहीं थी। माँ बाप के आगे जिस तरह उसने सर झुकाया था, तो उस सर झुकाने की वजह से उसने अपने शौहर की ऐसी फर्मा बरदारी की कि शौहर बहुत खुश था उससे कि ऐसी फर्मा बरदार बीवी मुझे नहीं मिल सकती जो इतनी हसीन भी है और इतनी ज़्यादा फर्मा बरदार भी है। लेकिन उसके दुख को वो भी नहीं जानता था। उम्र ढलती रही, बच्चे भी हो गए, वक्त गुजरता रहा, और एक टाइम आया कि वो जो राज उसके अंदर राज था, वो राज उसने बाहर उगल दिया। सब पूछते थे कि ऐसा क्या हुआ कि शौहर का दुख आज तक वो भुला नहीं सकी, ऐसा क्या हुआ जो अभी तक
वो ज़िंदगी की तरफ उस तरह नहीं लौट सकी कि हंसे, कहके लगाए और बातें करे। तो एक दिन बैठ के उसने उस राज को उगल दिया कि उसके साथ क्या हुआ था, और उसने वो सारी कहानी सुना दी, कैसे खाला उसके पास आई और कैसे खाला ने उसके साथ क्या कुछ किया और क्या हुआ, कैसे उसका शौहर मरा। ये एक ऐसी कहानी थी जिसको सुन के सारे चौंक गए और खाला से पूछा कि आपने ये कहानी निकाली क्यों नहीं, किसी को बताया क्यों नहीं। उसने कहा मुझे खुदकुशी हराम ना होती तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे पता था मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती, तो इसलिए मैं अपने रब से दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे सुकून दे दे, या अल्लाह मुझे सुकून दे दे। मैं अपने अल्लाह से सुकून मांगती रही, चुप रही, और एक टाइम आया अल्लाह ने मुझे ऐसा सुकून दे दिया कि एक ज़िंदगी है, इसको बसर करना है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बसर किया है। कह के इसलिए नहीं लगाती हूँ कि शायद मेरे उस शौहर की रूह को तकलीफ़ ना हो कि मैं मर गया हूँ और मेरी बीवी पीछे कह के भी लगा रही है, किसी और की बीवी भी बन गई है, मेरे माँ बाप ने मुझे मजबूर किया, मैंने शादी भी कर ली। कह के इसलिए नहीं लगाती हूँ कि उसकी रूह को तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं आज भी उससे वफ़ादार हूँ। वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं आज भी उसके साथ वफ़ादार हूँ। अगर मैं कह के लगाऊंगी तो शायद ये बेवफाई कहलाएगी। और उसके बाद जिन्होंने ये कहानी भेजी है उन्होंने भी अपनी नानी को देखा था, तो कहती हैं उनको कभी हंसते हुए नहीं देखती थी, उसके हुस्न पे बातें करती थी, नानी चुप हो जाती थी और माँ इशारा करती थी चुप कर जाओ, इस तरह की कोई बात ना करो, क्योंकि माँ जानती थी कि कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई तो नानी को पिछली बातें याद ना आ जाएं। अभी भी बहुत कम कभी ऐसा होता है कि उसके मुंह से कहका निकल जाता। बातें करती थी, ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी, बच्चों से प्यार करती, सब कुछ करती। अब तो वो नानी बन चुकी थी, लेकिन उस तरह रमक, उस तरह ज़िंदगी की शौकपन, चंचलपन, कहका, ज़िंदगी की खुशियाँ उनके पास नहीं थी। अभी भी वो इबादत गुजार थी, अपने रब के साथ हर वक्त सजदा, रब के आगे सजदा करती, सबका ख्याल रखती, इबादत गुजारी के साथ मोहब्बत से पेश आती, अल्लाह की मखलूक से प्यार करती। सारी वो जो अच्छी बातें इंसान के अंदर होनी चाहिए उनके अंदर थीं, लेकिन खामोशी थी। और जब वो कहती है मेरी माँ ने मुझे ये मेरी नानी की कहानी सुनाई, तो उस दिन के बाद मैं अपनी नानी को इस निगाह से देखती थी कि कैसी वफा का पुतला ये औरत है कि शौहर चला गया, लेकिन इसलिए कहका ना लगा सके कहीं उसकी रूह को तकलीफ़ ना हो कि मैंने बेवफाई की है, क्योंकि वो जान गई थी वो उसको खुशियां देने के लिए गया था, रानी को खुशियां देने के लिए कमाने गया था, कोई तितलियों के चक्कर में नहीं गया था। वो सारी गेम उस बुढ़िया ने की थी। वो वापस आने वाला ही था, वो अभी वापस आ ही जाता। खाला ने ही सारी इस तरह गेम की थी और उसके खाला के बेटे ने ही उसको मार डाला था, क्योंकि ये राज उसके सीने में राज रहा था, इसलिए उसने किसी को बताया ही नहीं। और वो जो उस खाला का बेटा था, कौन था, कहाँ गया, दोबारा कभी उसके सामने नहीं आया, और उसने ही ना ही किससे इसका जिक्र किया, इसलिए पता ही नहीं लग सका कि उसी ने मारा। यकीनन लगता तो यही था कि उसी ने ही मारा, कि वो खाला ने कहा था उसको मार देगा। लेकिन बहुत अरसा जब उसने ये बात किसी को बताई भी नहीं और कोई उसके सामने आया भी नहीं, वो लड़का, वो शहजादा जो बन के आया था रूप धार के, वो उसके सामने भी नहीं आया, तो वो फिर चुप ही रही। और कहती है हमीदा, कहती है मैंने एक दफ़ा अपनी नानी से पूछ लिया था, नानी क्या दोबारा वो आपको नज़र आया कभी? तो नानी मेरी तरफ देखती रही और उसके बाद उठ के चली गई। फिर मेरे अंदर भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं नानी से इस तरह की कोई बात कर सकूं। ये हमारी ख़ानदान की कहानी है। वो कहती हैं मैं भी अब माँ बन चुकी हूँ, मेरे बच्चे हैं, काफ़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन ये कहानी हमारे ख़ानदान में ही थी। आपकी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, तो दिल किया आपने ये ख़ानदान की कहानी आपके साथ भी शेयर करूँ। मेरी आप इस कहानी को ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल कीजिएगा। तो आपकी कहानी को जी मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल कर लिया। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, और उनके जो एक्स पहले फौत हो गए राजा, उनके शौहर, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी अपनी कहानी भेजिए, आपकी कहानी को भी मैं ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा, और आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन एंड पे आपने लिखना है STORY, आखिरी लाइन होनी चाहिए, लफ्ज़ होना चाहिए आखिरी, स्टोरी STORY। और आप एक वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं 10 से 20 सेकंड का, जिसमें आप ऑफ कैमरा स्टोरी के हवाले से कोई बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो मैं कहानी में शामिल कर दूंगा, आपकी वॉइस को चला दूंगा। लेकिन आखिरी लफ्ज़ आप लिखेंगे स्टोरी STORY, और आपने भेजना है +92, बाहर वाले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +92 313 665550। रिपीट करता हूँ, +92 313 665550। पाकिस्तान से डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313 665550। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।